मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। तो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सब आई थिंक सब लोग सही हो गए और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा था और उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके अगले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने स्टार्ट किया था, उसके अगले पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, एक सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अब जानेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों इसको बोला गया, एक सिस्टम क्यों बोला गया, इसमें कौन कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो हमने पिछले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फिनिश कर दिया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिनिश कर दिया था। अब आप ये समझिए कि जब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हमें जब पढ़ना है तो हमें क्या करना है, कुछ पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करते चलना है कि हमने क्या शुरुआत में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं हमारे सेल में, ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। या तो वो ए मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या तो कोई मेम्ब्रेन ना हो, जैसे कौन सा राइबोसोम है, राइबोसोम इसका एग्जांपल हो गया। या फिर वो क्या हो, सिंगल बाउंड हो, तो सिंगल बाउंड में हमने बताया था, आपको लाइसोसोम के बारे में बताया था, हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था, हमने आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, जैसे कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, क्लोरोप्लास्ट बताया था, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो हमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो पढ़ना है, जिन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, वो कौन से ऑर्गेनल्स होंगे? वो ऑर्गेनल्स होंगे सिंगल मेम्ब्रेन, जो हैं सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में जो ऑर्गेनल्स हैं उनको ही पढ़ना है हम इसमें। ठीक है, तो हमें क्या है, सेवरल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कुछ होते हैं ए मेम्ब्रेनस, जैसे कि क्या, ए मेम्ब्रेनस, जैसे कि राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन मैंने बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए। डबल मेम्ब्रेन में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ठीक है, तो हमें यहाँ कौन सा पढ़ना है? हमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, जिनको इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, देखिए, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है ना, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, इसमें इंक्लूड कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बाबू? इसमें इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इंक्लूड होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें इंक्लूड होता है लाइसोसोम, और इसमें इंक्लूड होता है वैक्यूल्स। ये चार जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, इन चार सेल ऑर्गेनल्स के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल जो है वो किसमें इंक्लूड नहीं होगा, तुम्हारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा एनसीईआरटी भी बोलती है। एनसीईआरटी कहती है कि इन चारों के अलावा कोई भी जो है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब क्या है, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। ठीक है, अगली चीज क्या है, अब इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक सिस्टम क्यों बोला गया, इन चारों ऑर्गेनल्स को एक सिस्टम में क्यों अरेंज कर दिया गया, उन चीजों को समझते हैं। तो बेटा क्या है कि ये जो चारों होते हैं ना, क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यानी कि इन दोनों चारों का नाम जो स्ट्रक्चरली हो या फिर फंक्शनली हो, फंक्शन भी क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, एक के ऊपर दूसरा क्या होता है, डिपेंड होता है। यानी कि सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे पे क्या होना, कि कोऑर्डिनेट करना, कि उसके हेल्प से हम ये काम कर दिए। ठीक है, अब जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये इसका कोई भी चीज़ वर्क है वो आगे किस पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का लाइसोसोम पे, लाइसोसोम उसके बाद वैक्यूल्स पे। ठीक है, तो ये क्या है ना, चारों क्या है, इनके फंक्शंस जो हैं और इनके स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। इसीलिए इनको एक सिस्टम में रख दिया गया, इनको एक अलग सिस्टम दे दिया गया, जिसको क्या बोला गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया। ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और ये कैसे होते हैं, सभी कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है,
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो क्या चीज़ें हैं कि कैसे अरेंजमेंट होती है इनकी और किस तरीके से इनको बोला जाता है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। थोड़ा एक बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये हम मान लेते क्या है, हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल है एक, मान लो तो ये पूरा बोर्ड को ही सेल मान लो। सेल में क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, इसके आप जब देखोगे तो जब यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे ना ऐसे, अब देखो, अब इसके ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसके ही अलोंग ना क्या प्रेजेंट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखोगे ना तो ऐसे क्या ये लगे होते हैं, ये राइबोसोम्स लगे होते हैं। आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं, पहले थोड़ा समझ लो आप लोग, थोड़ा एक बेसिक समझ लो फिर आगे डिटेल समझाएंगे। देखो अब ये क्या है, ये तुम्हारा क्या पोर्शन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस के बाद ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद तुमको यहाँ क्या मिल जाएगा, ऐसे देखो ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और ये क्या है तुम्हारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ठीक है, अब देखो समझो कि ये न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस ने, अब न्यूक्लियस से क्या जुड़ा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला पोर्शन क्या है इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। अब स्मूथ देखो ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये कौन सा हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा क्या बनाएगा, ये तुम्हारा मान लो प्रोटीन बना दिया, और इसने क्या बना दिया, ये लिपिड बना दिया, ठीक है, ये क्या बना दिया, लिपिड बना दिया। अब ये जो बने ये क्या हो जाएंगे ना, कुछ वेसिकल्स में ना ये क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, स्टोर हो जाएंगे। जैसे कि क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना दिया तुम्हारा प्रोटीन बना दिया, तुम्हारा क्या बना दिया, लिपिड्स बना दिए, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स और प्रोटीन बना दिया, और उसको क्या किया, इन वेसिकल्स में क्या किया, स्टोर कर दिया। मान लो कुछ वेसिकल्स हैं, अब ये वेसिकल्स क्या होंगे ना, अब ये वेसिकल्स क्या होंगे कि ये जाएंगे यहाँ पे, जाएंगे कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, किसमें, इंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इनका मैच्योरेशन होगा, ये क्या होंगे, मैच्योर होंगे, और मैच्योर होके मैच्योर वेसिकल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मैच्योर वेसिकल्स बना लेंगे, मैच्योर वेसिकल्स बना लेंगे। और इन्हीं जो मैच्योर वेसिकल्स हैं इनमें ही कुछ में क्या होगा, कुछ में एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, कुछ में वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरीके के क्या हो जाएंगे, वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जिन वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम, जैसे कि क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे। वाटर का प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वैक्यूल बोल देंगे, ठीक है, वैक्यूल बोल देंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोल देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि क्या है, ये चारों जो है ना क्या है, एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। इनका फंक्शन हो, इनकी क्या हो, इनकी स्ट्रक्चर हो, वो क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। लास्ट में देखोगे ना तो ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ऐसे जो ये गोल्जी का ना, ऐसे ये क्या होता है, बाहर की तरफ क्या करता है, बाहर निकलता है, और निकलने के बाद वहाँ से वो क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है। और उसी को अगर उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है तो वो लाइसोसोम है, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या एक ओवरव्यू हो गया कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, और क्यों इसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये तुम्हारे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है, कोऑर्डिनेटेड हैं। और इसी इनके फंक्शनली और स्ट्रक्चरली कोऑर्डिनेटेड होने की वजह से ही इनको एक अलग सिस्टम में पढ़ा गया, जिसको क्या बोला गया, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं बाबू? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनल्स आते हैं तो वो कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और क्या है, और तुम्हारा लाइसोसोम, और क्या है, वैक्यूल्स। ये चार जो हैं, इन चार के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे हम क्या करेंगे, एक एक करके जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। जो पहला हमारी ऑर्गेनल्स हमें इसमें पढ़ना है वो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसे जो है इसमें जो क्या क्या होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे होता है, क्या फंक्शंस होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, वो चीज़ें को हम एक एक करके पूरी एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ एनसीईआरटी ये लिखती है, सबसे पहले बाबू क्या एनसीईआरटी लिखती है, सबसे पहले एनसीईआरटी ये लिखती है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई किस पे, यूकैरियोट सेल पे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई किसकी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई किस पे, यूकैरियोटिक सेल पे। जब यूकैरियोटिक सेल पे स्टडी हुई तो उनको क्या देखने को मिला कि क्या है, कुछ स्कैटर्ड जो स्ट्रक्चर जो है वो किस में प्रेजेंट है, वो क्या है, पूरे साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल में स्कैटर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेटवर्क एंड टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, पूरे जो उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, वो साइटोप्लाज्म में क्या है, वो बिखरे हुए थे। ठीक है, जब क्या हुआ, कब इसकी बारे में पता चला कि जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले इतनी डिटेल स्टडी नहीं थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी होने के बाद जब यूकैरियोटिक सेल को देखा गया उससे, तो उसमें क्या देखा गया कि जो साइटोप्लाज्म है ना सेल का, उस साइटोप्लाज्म में क्या है कि टीनी ट्यूबुलर एंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो पूरे सेल में क्या है, स्कैटर्ड है। पूरे सेल में, मतलब सेल में अच्छा खासा स्पेस क्या है वो कवर किया, स्कैटर पूरा है पूरे सेल में। ठीक है, तो उसको ही इन्होंने क्या बोला था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें अगर हम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें हम, तो ये क्या, न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के जस्ट बाद ही क्या होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद ही स्टार्ट होता है। ये क्या होते हैं, देखो अब इसमें दो पार्ट होता है, जो इसके जो पार्ट होते हैं ना वो कितने होते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये क्या है, सिस्टर्नी। क्या ये सिस्टर्नी है, जो कैसा होता है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ट्यूबुलर क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और तीसरा क्या होता है, वेसिकल्स। यानी कि 3 इसके पार्ट होते हैं, किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट होते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है, साइटोप्लाज्म में कैसे क्या है, स्कैटर्ड होता है। ठीक है, स्कैटर्ड होता है। उसके बाद ये क्या, जस्ट बाद न्यूक्लियस के ही क्या होता है, वो अरेंज होता है सेल में। ठीक है, अब देखो जो ये जो होता है ना, जो सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है, क्या होता है, जो सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है, इस पे क्या होते हैं ना, ये जो इसी पे क्या होते हैं, राइबोसोम जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इसी पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी सिस्टर्नी के पार्ट पे। ये कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बोरेनुमा स्ट्रक्चर इसका होता है। कैसा होता है, बोरे की तरह स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के जब आप डायग्राम देखोगे, एनसीईआरटी का डायग्राम आप जब देखोगे
मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, जब आप देखोगे ना, जब एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये सिस्टर्नी वाला पार्ट है। और देखो इसमें कैसा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी अपना खोल के देखो, क्या है, ट्यूबुलर रेक्टेबुलर का सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला गया, सिस्टर्नी बोला गया। और इसी पे ही क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इसी राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और वहीं देखो यहाँ पे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या है, नीचे देखोगे ना तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम करेगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या ट्यूब्यूल्स में हमने क्या देख लिया, ट्यूब्यूल्स में हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, राइबोसोम जो है वो क्या है, राइबोसोम जो है वो क्या है, एब्सेंट है। राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ राइबोसोम जो है वो क्या है, यहाँ पे राइबोसोम जो है वो क्या है, यहाँ राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट है या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगली डिफरेंस ये चीज हो जाएगी, ये जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन होते हैं। कहाँ पे, और यहाँ प्रोटीन के फॉर्मेशन क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। और यहाँ पे कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जरा बताइए तो। यहाँ पे कौन से राइबोसोम, कौन से तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, यहाँ प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, ATS राइबोसोम प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, ATS राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैसा होगा, ATS राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, ये चीज हमने देख लिया। अगली चीज अब ये देखो कि, अगली चीज ये देखो, अगली चीज ये देखो कि ये वाला जो पार्ट है ना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये किसमें और हेल्प करता है, जो हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं ना, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसमें हेल्प करता है, ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोरिन। और ये राइबोफ्लोरिन के प्रेजेंस होने की वजह से ही जो राइबोसोम होता है इससे अटैच हो पाता है। राइबोफ्लोरिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, राइबोफ्लोरिन प्रेजेंट होता है। राइबोफ्लोरिन प्रेजेंट होता है। राइबोफ्लोरिन के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो राइबोसोम्स होते हैं इससे अटैच हो पाते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। और किसका फॉर्मेशन करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स का जो है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर, ये है उसके बनने में हेल्प करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक और बात समझ लो। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये तुम्हारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है जैसे कि मसल्स जो होते हैं, मसल्स जो होती है ना, तो मसल्स में ही क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट किस में होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो SRER की बात करें ना, तो ये उन सेल्स में प्रेजेंट होता है ना जो कि क्या करते हैं, एक्टिवली प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। उन सेल्स में इनकी प्रेजेंस जो होती है वो क्या होती है।
किसकी प्रेजेंस होती है, इसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, चलो अब देखो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ बनाया है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न क्या करता है कि ये जो सेल्स के जो अंदर का साइटोप्लाज्म है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक डिवाइड करता है कि ये क्या है, ये तुम्हारा लूमिनल कंपार्टमेंट्स होता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, एक लूमिनल कंपार्टमेंट और एक एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब जो होता है ये क्या होता है कि ये जो तुम्हारा लूमिनल कंपार्टमेंट होता है, ये वो कंपार्टमेंट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। और जो बाहर प्रेजेंट है उसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो गया वो तो लूमिनल हो गया, और जो उसके बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लूमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो साइटोप्लाज्म को क्या करता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो क्या करता है, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्या करता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज की जो ये SER होता है, ये किस में हेल्प करता है, ये तुम्हारा डिटॉक्सिफिकेशन जो होते हैं ना, जितने भी तुम अगर टॉक्सिक चीजें खाते हो तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ये डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। किससे, कोई भी हम अनहेल्दी चीज खा लिया, हमने कोई टॉक्सिक चीज खा लिया, हमने कोई जंक फूड खा लिया, तो उन जंक फूड से, उन अनहेल्दी चीज से, उन टॉक्सिक चीजों का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, ये तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब देखिए, अब इतना इस चीज़ों को देखने के बाद NCERT को अगर आप देखोगे, NCERT को अगर आप देखोगे तो ये NCERT जो है वो उसमें क्या चीज़ें कुछ छूट तो नहीं रहा है कि NCERT की कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लो लेकिन NCERT की चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। चलो, NCERT की चीज़ें कवर हो गई। अब जब NCERT पढ़ोगे तो NCERT में ये चीज़ लिखता है कि पहले मैंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी होने के बाद इनकी क्या हुई, इसका जब स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें जब देखा गया तो उसमें ये चीज़ देखा गया कि ये क्या है, प्रेजेंट द नेटवर्क का रेटिकुलम लाइक टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद उसको कंपार्टमेंट दे दिया है कि जो दो कंपार्टमेंट में, एक लूमिनल कंपार्टमेंट, एक एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, एंड जो अंदर वाला इनसाइड द तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या बोला गया, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोला गया इन तुम्हारा लूमिनल कंपार्टमेंट, और जो बाहर उसको क्या बोला गया, एक्स्ट्रा लूमिनल बोला गया। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि जो राइबोसोम अगर उस पर अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है और किस में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ क्या दे रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब उसके बाद अगर उसमें अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तुम्हारा किस में हेल्प करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन और लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बस इतना NCERT दी हुई है। तो NCERT की चीज़ें सारी कवर हो गई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने कवर कराई हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये चीज़ें तुम्हारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थी वो क्या हो गई, कवर हो गई। छोटी चीज़ थोड़ी सी और समझ लो कि देखो जो मैंने बताया था, देखो मैंने बताया कि क्या बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। मैंने बताया तुम्हें कि एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा एक होता है क्या होता है, ट्यूब्यूल होता है, तीसरा क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं। ट्यूब्यूल होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। मैंने बताया कि ये जो होगा ना वो कैसा होगा, ऐसे देखो ये कब स्टार्टिंग होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ही स्टार्टिंग इसकी होती है। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये बोरे की तरह है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सैक लाइक। देख लो, समझ लो,
ठीक है, समझ लो इस पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पे ही तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन में हेल्प के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ट्यूब्यूल्स की बात करोगे ना तो ट्यूब्यूल्स देखोगे, जब एनसीईआरटी अपना स्ट्रक्चर देखोगे ना तो देखो ऐसे प्रेजेंट होगा, ऐसे ट्यूब्यूल्स हो गए। और वेसिकल्स जो होते हैं, अब देखो होता क्या है ना कि अब देखो होता क्या है, मैंने तुमसे बताया ये चीज़ें तो समझ गए। मैंने तुमसे बताया कि क्या होता है, मैंने तुमसे बताया कि क्या होता है कि जो अब मान लो कि SER है या फिर RER है, तो SER हो गया, RER हो गया, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन का। ये किसका कर रहा है, प्रोटीन का। ये किसका कर रहा है, लिपिड का। ये किसका कर रहा है, लिपिड का। तो लिपिड का जो इसने किया है, तो लिपिड का किया है, तो ये लिपिड जो होगा ना बाद में क्या होगा कि एक वेसिकल्स में क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे। और ये इमेच्योर वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, इमेच्योर वेसिकल्स। इसमें कौन सा प्रोटीन क्या हो गया, पैक हो गया। तो ये तीन इसके पार्ट हो गए, ये जो हो गए वेसिकल्स हो गए। और इन वेसिकल्स में क्या होता है, ये क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद ये आगे अगले फेज में जाता है, जो कि क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद उसमें क्या होती है, इसकी मैच्योरेशन होती है। उसमें जाके ये क्या होता है, मैच्योर बनता है। और मैच्योर बन के आगे अपनी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो आज जो था इतना मैंने बता दिया, ये आपको बेसिक चीज़ें बताई इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। हमने ये समझाया कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसका एक जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनल्स है वो मैंने आपको फिनिश करा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर जो होगा वो यहीं तक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ों को आप समझ चुके होंगे, आपको एंडोप्लाज्मिक अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में दिक्कत नहीं आ रही होगी जो समझने में, तो आप लोग एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि जिससे कि हमारी मोटिवेशन में हेल्प मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लाते रहें और आपके लिए हेल्प आपकी होती रहे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।